हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ पर। मैं गौरव सिंह आपके साथ, और हम एक बार फिर से वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीएस, हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, ताकि रैपिड मोड में आपका रिवीजन हो जाए। और हम प्रयास करेंगे कि आपको, जैसे पॉलिटी है तो हम आज पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो पॉलिटी की 7-8 क्लास दी जाए। हर एक क्लास में हम 30-40 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी, ताकि आपका हर चैप्टर जो है, चैप्टर वाइज जैसे है, ठीक है जी, उन सभी का रिवीजन जो है, जैसे आज हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पॉलिटी में जब हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जितने भी हैं उन सभी को पढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि हम इनको विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। विद एक्सप्लेनेशन में अच्छी बात यह होगी कि जो उनके 4 एमसीक्यूज होंगे, एक आंसर उसमें सही होगा और 3 उसमें गलत होंगे। हम उन 3 को भी जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं उन सभी को प्रयास करेंगे, ताकि आपका 7-8 क्लास में जितने भी हम एमसीक्यूज दें, आपको शायद वो 250, 300, 400 एमसीक्यूज हो सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि वीडियो के एग्जाम के लिए वो आपके लिए कारगर साबित हो जाए, ताकि आपका पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी पार्ट अनछुआ ना रह जाए आपसे पढ़े बगैर, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये है कि आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, हम हर एक सब्जेक्ट का प्रयास करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे दिया जाए, ठीक है जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज से, ठीक है जी। पॉलिटी के एमसीक्यूज में सीधे हम बात करेंगे संविधान से, ठीक है जी। तो संविधान के बारे में बात करते हैं। संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ठीक है। ये बात कर रहा है फिलोसफी की, ठीक है। जब भी हम भारतीय संविधान के दर्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं? प्रस्तावना की, क्योंकि भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो एक्चुअल में भारत की प्रस्तावना में ही निहित है। उसी में बताया गया है कि भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, गरिमा और एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, वो सब चीजें उसमें दी गई हैं। लेकिन जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो कल्याणकारी राज्य की बात भी की गई है। जब संविधान को हम देखते हैं, आर्टिकल 37 जो है, ठीक है जी, वो आपके कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। समाजवाद का दर्शन तो आपके पूरे प्रस्तावना में ही दिया गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत के मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। मूल प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ दिया गया था। कब जोड़ दिया गया था? 1976 में, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। राजनीतिक समानता, अभी मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है जी। वहीं पर समानता की बात जब हमने उसमें बात करते हैं कि सभी को राजनीतिक समानता भी मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं पर भी साम्यवादी राज्य के बारे में कहीं पर भी बताया नहीं गया है, ठीक है जी। तो आप सभी को याद रखना है कि जब हम संविधान के दर्शन की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट की बात भी है, सोशलिस्ट स्टेट की बात भी है, पॉलिटिकल स्टेट की बात है, लेकिन उसमें कहीं पर भी क्या बात नहीं की गई है? साम्यवादी राज्य की बात नहीं की गई है, ठीक है जी, कि ऐसा कोई राज्य जहां पर सारी शक्तियां एक ही राज्य के अंतर्गत, अर्थात जो सत्ता होती है उसी में निहित हो जाए, ठीक है। भारत का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो पूरे अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बात करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो समाजवाद प्लस पूंजीवाद पर आधारित है, ठीक है जी। इसीलिए हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है
इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है जी। तो साम्यवादी राज्य जो है वो संविधान के दर्शन में नहीं आते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर बात की गई है भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। जब हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्चुअल में संविधान जो है वो किस चीज पर टिका हुआ है। ठीक है, संविधान का जो दर्शन है वही एक्चुअल में हमें बताता है कि संविधान की आत्मा क्या है। ठीक है, और संविधान की आत्मा बताई गई है प्रस्तावना को। किसको बताई गई है? प्रस्तावना को। तो आपको याद रखना है, आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की प्रस्तावना किसको कहा गया है, तो आपको बेझिझक क्या लगा देना है? प्रस्तावना लगा देना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है उसे किसने कहा था, तो व्यक्ति हैं ठाकुर भार्गव। ठाकुर भार्गव ने ही प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, जब हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो वहां पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, पकानी रिका दुयोग। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, कार्यकाल, कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53, निर्वाचन आर्टिकल 54। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में दिया गया है। लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं जिनके हनन होने पर आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो राज्य को निर्देश देते हैं कि उनको क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है जी। मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बात कर ली। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एक्चुअल में संविधान के भाग 5 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल हमने आपको बता ही दिया है, आर्टिकल 54। ठीक है, आगे और भी चीजें आएंगी, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं संविधान सभा के बारे में। ठीक है जी, संविधान सभा के बारे में यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम की बात हुई है, यहां पर स्थायी अध्यक्ष की बात नहीं हुई है। ठीक है जी, जब प्रथम आएगा तो आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक संविधान सभा की। और इसी बैठक में जो वरिष्ठता की आधार की बात करते हैं कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, 1946 को, तो इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपका जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसके जब हम आंसर की बात करते हैं तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा, जब हम प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पेपर में आएगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, सी राजगोपालाचारी हैं, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? डॉक्टर सी राजगोपालाचारी ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें कैसे दी जा सकती हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपके पेपर में आया कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा। स्थायी अध्यक्ष आएगा तो इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब आपके पेपर में आएगा स्थायी अध्यक्ष तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू जी का आपको पता ही है, जो स्वतंत्र भारत हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मुख्य क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे अध्यक्ष जी को लगाकर। उसके अलावा जो अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। ठीक है जी। तीसरी बैठक के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ है संविधान बनाने के लिए जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें करनी थी, ठीक है जी, उन सभी चीजों को उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया था। कैसे हो गया था, सर्वसम्मति से। ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और उससे पहले स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको पारित करा लिया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है जी। तो यहां पर पूछा है कौन थी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों ऑप्शन में से जो अम्मू स्वामीनाथन है, ठीक है जी, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, ये भारतीय संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा जिसको बोल रहे हैं, उसमें से एक महिला सदस्य थी। टोटल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 15 महिलाएं थी। कितनी थी, 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से एक अम्मू स्वामीनाथन भी थी। अम्मू स्वामीनाथन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिण भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो भारतीय संविधान सभा में चुनी गई थी। ठीक है जी। उसके अलावा बेगम आजाद रसूल, ठीक है जी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, अमृता कुमारी, सुचेता कृपलानी, ये सभी महिलाएं जो थी वो संविधान सभा की अध्यक्ष थी। ठीक है जी। तो आपको टोटल 15 नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। सुचिता कृपलानी, अमृता कौर, ठीक है जी, रेणुका राय, उसके अलावा क्या कहते हैं, हमने अभी जो नाम बताया, क्या नाम था उनका, सरोजनी नायडू। ठीक है। ये आपको कुछ नाम जो है वो तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है। तो ये कमला जो नेहरू यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में अगर यहाँ पे कमला चौधरी लिखा हुआ था तो ये जो होता ये आपके संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है। प्रीतिलता वाडेकर के बारे में आप जानते होंगे। प्रीतिलता वाडेकर वही है जिसने पश्चिम बंगाल में एक सैन्य शस्त्रागार पर, ब्रिटिश सरकार के एक सैन्य शस्त्रागार पर हमला कर दिया था और उस हमले के दौरान ये जो थी ये शहीद हो गई थी। ठीक है जी। तो सुकुमार जो क्या कहते हैं सेन है, सुकुमार सेन नहीं, सेन, हाँ, पश्चिम बंगाल में उन्हीं के द्वारा एक क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में ये महिला जो है प्रीतिलता वाडेकर, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाते हुए शस्त्रागार पर हमला कर दिया था जहां पर ये शहीद हो गई थी। ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें टोटल 15 महिलाएं थी। मैंने आपको नाम भी बताए हैं, कुछ महिलाओं के नाम तो जरूर याद रखेगा, जैसे एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू। ठीक है जी। ऐसी ऐसी महिलाओं का नाम याद रखेगा ताकि आपको पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमिनेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा कर पाए, क्योंकि मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूं आपको कि आप
जितना ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको याद करके रखिएगा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, आप ये सोचिए कि मैं उसका यूज कैसे कर सकता हूं। जैसे आपने कुछ महिलाओं के नाम याद किए, 15 में से मान लीजिए आपके 7-8 नाम याद हैं, तो हो सकता है 7-8 में से केवल एक ही आए, लेकिन वो एलिमिनेशन मेथड में वहां पर यूज होगा कि आपको ये तो कंफर्म होगा कि ये तो आंसर नहीं है, ठीक है, या ये आंसर तो जरूर हो सकता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 की, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? कौन था जी संवैधानिक सलाहकार? तो मैं आपको बता दूं, BN राव जो हैं, क्या नाम है जी, BN राव जो हैं वो संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह है। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव। तो ये आप इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? प्रारूप समिति के। और ये हैं संविधान सभा के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष हैं। जब आपसे उपाध्यक्ष पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी, ठीक है जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल मिलाकर 7 सदस्य थे, ठीक है जी, अध्यक्ष साहब को मिलाकर, उसके अलावा 6 थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से पारित करा लिया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप ये सब चीजें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। अर्ध संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान को निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा है? अर्ध संघात्मक का मतलब मैं आपको बता दूं कि ऐसी व्यवस्था जहां पर केंद्र का भी वर्चस्व आपको दिखाई देता है और वहीं पर राज्य को भी कुछ शक्ति आपको दी हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरीके की व्यवस्थाएं आपको एक ही जगह पर देखने के लिए मिलती हैं, तो उसी को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा गया है। यह शब्द जो है KC वीर साहब ने कहा था और यह आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन जोड़ा है, ठीक है। KC वीर जो हैं उन्होंने ही कहा था कि भारत का जो संविधान है वो एक्चुअल में अर्ध संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है और ये जो रूप आप देखते हैं ये भारत को केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ दिखाई देता है। तो आप देखते हैं वर्तमान में भी कि जो केंद्र की शक्तियां हैं वो ज्यादा हैं कंपैरिजन टू स्टेट्स, ठीक है, इसीलिए शब्द कहे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की जब हम बात करते हैं तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है जी, मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक बात और बता दूं कि ये वो व्यक्ति हैं जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल बिताया है, लंबे समय तक, वो यही व्यक्ति हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में भारत के शिक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है जी, सबसे कम उम्र में, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि जब आप ये सब चीजें पढ़ें तो इसी के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान का एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, ठीक है जी। तो वर्तमान में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आपको शायद पता भी होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्तमान के एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि आप वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो रिसेंट क्वेश्चन ही आ जाए, ठीक है। तो ये सब जो है मौलाना अबुल कलाम के बारे में आपको मैंने चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बताता है कि प्रथम विधि मंत्री कौन थे, ठीक है जी। भारत के प्रथम विधि मंत्री, कोई भी अगर ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो रहा है तो आप इसका मतलब ये है
कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। ठीक है जी। तो प्रथम विधि मंत्री जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो प्रथम विधि मंत्री हैं और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में स्थापित हैं। ठीक है। सरदार पटेल जी की जब हम बात करते हैं तो राज्यों को एकत्रित करने का कार्य जो है वो किसने किया था? सरदार पटेल जी ने ही किया था। और सरदार पटेल जी जो थे, संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी जिनको प्रांतीय समिति कहा गया है। प्रांतीय समितियों को अर्थात प्रांतों को इकट्ठा करने के लिए जो अध्यक्ष चुने गए थे, तो याद रखिएगा प्रांतीय समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? सरदार पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है। उसके अलावा सरदार पटेल जी के बारे में आपको पता भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थापित है। ठीक है जी। इन्हीं की याद में, सरदार पटेल जी की याद में बनाई गई है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को इकट्ठा करने के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? ये प्रारूपण लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। टोटल सदस्य जो हैं वो 7 हैं, वो भी अध्यक्ष को मिलाकर। लेकिन अध्यक्ष साहब को अगर हटा दें तो वैसे सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य हैं। ठीक है। टोटल कुल सदस्य। ठीक है। याद रखिएगा। के एम मुंशी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि के एम मुंशी जो है वो भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे। ठीक है। उसमें मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, एन माधवराव, ठीक है, ये सब जो व्यक्ति हैं वो किसमें हैं? प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन को आप जानते ही हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं, आई थिंक, क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। हाँ, उपराष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू जी का आपको पता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम जो हैं वो यही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी यही हैं। ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की। ठीक है जी। देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, ये पहले नहीं है, ये है स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष के बारे में उन्होंने पूछा है और स्थायी अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पेपर में पहले अध्यक्ष आता है, ठीक है, पहला अध्यक्ष आया तो आप क्या कहते हैं वो लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको वरिष्ठता के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था, पहले अध्यक्ष। लेकिन जब आपके पेपर में आएगा स्थायी अध्यक्ष तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर आपको, क्योंकि इनमें से आंसर लगाना ही है, तब भी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाएंगे, क्योंकि उसने भले ही पहले लिखा है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम नहीं दिया गया है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद जो नाम आता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही आता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। उसकी अध्यक्षता किसकी, अच्छा, जो उनकी अध्यक्षता है वो निम्न में से किसकी निगरानी में की गई थी? तो वो निगरानी थी एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और जो हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कई बार घुमा फिरा कर आया हुआ है, तो इसलिए हमें लगा कि ये कहीं घुमा फिरा कर ना आ जाए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपके आर्टिकल 21 में, जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का पार्ट है, ठीक है जी, जिसमें जो स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है, ठीक है जी, उसी में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है, जो ली गई है जापान से। कहां से ली गई है? जापान से। जब आप बात करेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो आप आंसर लगाएंगे जापान। लेकिन अगर पेपर में आया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है, विधि की सम्यक प्रक्रिया,
तो आपके पेपर में जब विधि की सम्यक प्रक्रिया आएगा तो आप लगाएंगे अमेरिका, लेकिन फिलहाल के हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान में दी गई है। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं, ये याद रखेगा। पेपर में अभी आपसे पूछा गया है विधि की स्थापित प्रक्रिया तो जापान है, जब विधि की सम्यक प्रक्रिया पूछेगा तो अमेरिका लगाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो बताइए, भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में बनाया जाना कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है जी, तो जिसको हम विधि दिवस कहते हैं, विधि दिवस की शुरुआत जो 26 नवंबर से की गई है वो एक्चुअल में कब से शुरू हुई है भारत में? ठीक है जी, तो भारत में मैं आपको बता दूं 1979 से 1979 से भारत में संविधान दिवस जो है, विधि दिवस जिसको हम बोलते हैं, वो बनाया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं विधि दिवस की, तो अभी तक 1979 में, ठीक है जी, इसको बनाया जाता था विधि दिवस के रूप में। और 2015 से 26 नवंबर 2015 से विधि दिवस को कन्वर्ट करके बना दिया गया है संविधान दिवस। क्या बना दिया गया है? संविधान दिवस। तो पहले जो हम थे 79 से बनाते थे विधि दिवस, लेकिन क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में इसका नाम चेंज करके इसको विधि दिवस से हटाकर क्या कर दिया है? संविधान दिवस कर दिया गया है। तो अब पेपर में विधि दिवस नहीं आएगा, क्या आएगा? संविधान दिवस आएगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट शुरू में ही क्वेश्चन बता दिया था कि 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका। 15 अगस्त 1947 को भारत जो था आजाद हुआ था। 26 नवंबर ये तो कोई डेट है नहीं है। ठीक है, 10 दिसंबर ये भी कोई डेट नहीं बैठती है। ठीक है, तो हमें केवल उन पर ही बात करनी है जो आपके लिए काम की है एक्चुअल में। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन है? संवैधानिक अर्थात संवैधानिक सलाहकार कौन है? इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी पढ़ा है, वहां पर सलाहकार लिखा था, यहां पर परामर्शदाता लिखा हुआ है। तो BN राव बेनेगल, ठीक है, जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के प्रावधान कहां से अंगीकार किए गए हैं, अर्थात संविधान में जो नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है वो एक्चुअल में किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो चीजें हैं जो भारत के संविधान में अलग अलग देशों से अपनाई गई हैं, उनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं बहुत सारी चीजें बताई हैं। ब्रिटेन के बारे में बता दूं, संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से ही अपनाई है, साथ ही सामूहिक विशेषाधिकार भी हमने वहीं से अपनाया है। राज्यों में जो विशेष व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार है वो भी हम वहीं से अपनाते हैं। ठीक है जी, जो राष्ट्रपति के पद की सर्वोच्चता है वो भी हमने ब्रिटेन से ही अपनाई है, ताकि हम ब्रिटेन के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो रख सके। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ भारत पर राज करने वाली शक्ति ब्रिटेन ही थी। 200 सालों तक उन्होंने राज किया, तो हम लोगों ने जो उनसे सीखा ज्यादातर चीजों को उन्हीं को लागू किया है। अगर हमने हमारे देश के ऊपर अमेरिका ने राज किया होता तो हम लोग अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को भारत में चला रहे होते, न कि संसदीय शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, वो एक्चुअल में किसकी देन है? ब्रिटेन की ही देन है। ठीक है, तो संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ की परिकल्पना करता है। ये सब किसने कहे? परिसंघ मतलब अर्धसंघात्मक व्यवस्था, अर्धसंघात्मक व्यवस्था। ये शब्द जो हैं KC वीर साहब के ही हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि KC वीर साहब ने ही भारत में बताया है कि कैसे केंद्र के पास जो हैं शक्तियां ज्यादा ठहरती हैं। ठीक है, जो केंद्र के पास जो शक्तियां दी गई हैं वो एक्चुअल में ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। ठीक है, तो आप इनको सबके बारे में याद रखिएगा।
तो ये परिसंघ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन एक संविधान सभा की प्रारूप समिति में अधिवक्ता नहीं थे। अधिवक्ता का मतलब है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लॉयर नहीं है। ठीक है जी, क्या नहीं है? लॉयर नहीं है, क्योंकि संविधान सभा की जब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो उस प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा 6 सदस्य हैं और 6 में से 5 सदस्य जो हैं वो लॉयर हैं। उसमें से एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो टीटी कृष्णामाचारी हैं, वो लॉयर नहीं है अर्थात अधिवक्ता नहीं है। ये जो टीटी कृष्णामाचारी हैं ये हैं अर्थशास्त्री। क्या है? अर्थशास्त्री हैं। उसके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं प्रारूप समिति में वो सभी कैसे हैं? अधिवक्ता हैं। ठीक है जी, तो आप ये याद रखिएगा। तो जब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो अध्यक्ष के बारे में जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, 6 सदस्य थे, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, पहला नाम है गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है जी, N स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, अल्लाह ये क्या कहते हैं जी टीटी कृष्णामाचारी। क्योंकि जो टीटी कृष्णामाचारी थे उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पर DP खेतान साहब आ गए थे। ठीक है, तो आप इन 6 के 6 के नाम जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है संविधान सभा से। संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है जी, तो उद्घाटन का मतलब है कि जिस दिन पहली बैठक हुई है। ठीक है, ये शब्द जो है ये शब्दों की वजह से ही इन क्वेश्चन को बार बार डाला गया है कि प्रथम बैठक के दिन। तो प्रथम बैठक के दिन जो हम बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि उसके बाद जो था 11 दिसंबर को जो बैठक हुई है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा ने संविधान को, भारतीय संविधान को जो बनाया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा था। उस संविधान को 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 में। और जब हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो यहां पर जो पूरा सेंटेंस आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ठीक है जी, तो आपके संविधान में जहां पर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मीय अर्पित की बात करते हैं संविधान को, वो डेट जो है 26 नवंबर 1949 की है। और जैसे कि मैंने कहा था कि 1979 में पहली बार विधि दिवस बनाया गया था और 26 नवंबर 2015 को विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस बनाया जाने लगा है। ठीक है, और आपके प्रियम्बल में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 दिया गया है। यहां पर विक्रम संवत की बात की गई है। हालांकि आप जब बात करते हैं कि भारत में कौन से संवत चलता है तो भारत में शक संवत की बात करते हैं। ठीक, किसके कौन सा अपनाया गया है? शक संवत अपनाया गया है। ठीक है, विक्रम संवत का यहां पर जिक्र मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया है, पूर्ण संविधान को। जब आपसे पूछा जाएगा कि अपनाया कब गया है तो आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं कि पूर्ण रूप से कब उसको लागू कर दिया गया, ठीक है, तो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यही वो दिन है जब हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 26 जनवरी 1950। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 26 जनवरी 1950 का जो 26 जनवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो रावी नदी के तट पर हुआ था।
उसी में पहला संकल्प लिया गया था कि पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 को 26 जनवरी को बनाया जाएगा। 26 जनवरी के वही डेट को आधार बनाते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्योंकि जब हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया तो हमने सभी प्रावधानों को लागू नहीं किया था। हमने प्रियम्बल को लागू कर दिया, हमने नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को लागू कर दिया था। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले जो न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायाधीश जिसको हम बोलते हैं, उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे साहब जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 का है। ठीक है जी, इसी में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है, 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट वो है जिसमें भारत में पहली बार दरवाजे खोले गए थे, भारत में व्यापार करने के लिए विदेशियों के दरवाजे खोल दिए गए थे। ठीक है, और ये वो अधिनियम है 1833 का जहां पर पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन के साथ के व्यापार को भी। ठीक है, यहां पर चाय और चीन के व्यापार को बनाए रखा गया था 1813 के एक्ट में। ठीक है जी, तो ये सब चीजें जो थी वो इसके बारे में थी। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है जी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि 1946 में ही गठन किया गया हो। मैं आपको बता दूं जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं और अगस्त के चुनाव के बाद जब डिसीजन आता है, ठीक है जी, तो आपको पता ही है कि उससे पहले संविधान सभा में 389 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे संविधान सभा में? चुनाव से पहले, मतलब जो चुनाव के नतीजे आए थे उससे पहले 389 सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद जो था 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसने बहुत ही अच्छे वोटों से जीत हासिल की थी, तो उसको लगा था कि मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र जो संस्था है वो मुस्लिम लीग है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी। और संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, उसी के द्वारा कैबिनेट मिशन के तहत ही, क्योंकि वो 1946 में आया था, उसी के आधार बनाते हुए 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके लिए चुनाव कराए गए थे। ठीक है, चुनाव जो थे अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 क्वेश्चन। संविधान, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत का मतलब है जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल की जो सबसे लास्ट की लाइन है कि हम आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान सभा में आज संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वो जो 3 शब्द लिखे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, मतलब हम आत्मा को इससे जोड़ते हैं, तो वो जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 की है। ये वो तारीख है जिस दिन पहली बैठक हुई है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। ठीक है जी, ये सब आपको याद रखना है। संविधान सभा का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया था? तो अभी अभी मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस साहब। पैथिक लॉरेंस साहब को अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था और इसके 2 सदस्य थे। पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स।
स्टेफर्ड क्रिप्स वही व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के लिए, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए लोगों को राजी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था, 1942 में आया था। इसीलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भेजा गया था, क्योंकि इनको कुछ अनुभव था लोगों से कैसे मिला जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक व्यक्ति हैं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है जी, एवी अलेक्जेंडर साहब जो थे वो 2 सदस्य हैं। ठीक है जी, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, सदस्य जो हैं 2 हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन को मैंने बता ही दिया 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भेजा गया था, और आंसर मैंने आपको बता ही दिया है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो ये सब बात याद रखनी है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था, इसीलिए ये कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जनहित याचिका की बात करते हैं कि जनहित याचिका की जो अवधारणा है उसका जो शुरुआत हुई है, प्रादुर्भाव का मतलब होता है कहां से वो इनिशिएट हुई है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये कहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं से ही जनहित याचिका मतलब है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL की शुरुआत, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में PN भगवती साहब ने की थी। PN भगवती साहब की ही देन है कि इन्होंने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कराई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 में एक बात कही गई है कि पहले जनहित याचिका से पहले वहां पर एक शब्द जोड़ा गया था, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब था कि ऐसा व्यक्ति जिसको, लोकस स्टैंडी, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका शोषण हुआ है, वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति का शोषण हुआ है वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत अपील कर सकता था अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, तो लोकस स्टैंडी कहता है कि स्वयं ही आप अपील कर सकते हैं। लेकिन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को आधार बनाकर दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए अपील कर सकता है। ठीक है जी, तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि लोकस स्टैंडी भी लागू हो रखा है और PIL भी है। तो अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी अपील कर सकता है और वो व्यक्ति स्वयं भी अपील कर सकता है। ठीक है जी, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है जी, तो प्रस्ताव का मतलब है, जो हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना को पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर क्या नाम है जी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई संविधान सभा की तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसमें संविधान में किन मुद्दों को शामिल करना है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, नागरिकता, राज्य के अधिकारों के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में बात की गई थी। और 22 जनवरी 1947 को इसको पूर्ण रूप से सर्वसम्मति के रूप से पारित करा दिया गया था। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना जो है किसने पेश की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि संविधान सभा का जो हिंदी प्रारूप है जनगण मन की, जिसकी हम बात करते हैं, वो एक्चुअल में किसने पेश किया था? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, हम इन सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, जय हिंद।